लास्ट कक्षा में आपको बताया था क्या कि राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात क्या हुआ 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कहा भैया, बताया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। वैसे तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, परंतु ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब क्या हो रहा है कि इन राज्यों की संख्या में मैंने नाम बताए थे, जैसे था आपका कश्मीर था, कश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर, कश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश भी आया बेटा इसमें, पंजाब था, आपका बंबई राज्य था। अब ये जो बंबई राज्य है ये जाकर क्या बनता है, महाराष्ट्र और गुजरात, क्या बनता है ये, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न होता है क्या, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। उसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पर अनेक राज्य बने, कश्मीर बना, राजस्थान के बारे में भी आता है बेटा, राजस्थान भी इसी में शामिल है, इसी में आपका मद्रास है, आपका उड़ीसा, चूंकि आप सभी जानते हो उड़ीसा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार वाले क्षेत्र से अलग हुआ था। साथ में और भी हैं, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल को जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऐसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए। हमने लास्ट कक्षा में आपको बताया कि 1 मई 1960 को क्या हुआ, आपका महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र जो था वो मराठी भाषी और गुजरात गुजराती भाषी, ठीक है। आगे बढ़े, हमने बताया नागालैंड। अब नागालैंड 1963 में बना। अब नागालैंड से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नागालैंड किससे अलग हुआ, किस राज्य से अलग हुआ, उस राज्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, तो असम से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं। वर्ष 1966 में पंजाब जो आपका पंजाबी भाषा का जिला है, राज्य है, और वो अब क्या हो रहा है, उससे अलग होगा, एक हिंदी भाषा का हरियाणा राज्य का निर्माण। फिर यही क्रम आगे बढ़ा, जिनमें हमने बताया था कि 1972 में आपके 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1972 याद होगा आपको, 21 फरवरी 1972। क्या नाम बताया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 3 राज्यों का आपका निर्माण हुआ। अब ये 3 राज्य भी किससे अलग हुए थे, ये 3 राज्य भी आपके असम से ही अलग हुए, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़े। हम जानते हैं कि 1954 में क्या हुआ था और 1961 में क्या हुआ था। 1954 में आप जानते हैं फ्रांस की कुछ कॉलोनियां, जिनके मैंने नाम आपको बता चुका हूं, आपके नाम याद भी होंगे आपको। फ्रांस की कॉलोनियों में जैसे पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर। ये चंद्रनगर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के पास में है, माहे केरल के पास में है, केरल में आता है, ठीक है। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में आता है, और यनम जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि एपी में। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखना है कि फ्रांस ने कितने दिए, 5 दिए। चंद्रनगर जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब एक चीज देखिए कि जो पांडिचेरी अभी केंद्र शासित प्रदेश है, इस पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ठीक है। तो वो प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विस्तृत है, कौन से, तो क्या नाम उसका, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें माहे केरल में है,
पांडिचेरी कराईकल तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ से एक प्रश्न और होगा कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बेटा कि पांडिचेरी, देखिए आपको मैंने लास्ट कक्षा में भी बताया था कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश में 3 हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है, एक है जम्मू कश्मीर, एक है आपका दिल्ली और एक है आपका क्या कहेंगे इसका नाम, पांडिचेरी। अब यही तो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, कितने में से 8, कुल कितने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से कितने 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें क्या है बेटा विधानसभा, ठीक है। अच्छा विधानसभा है अर्थात यहाँ पर क्या होगा सीएम होगा। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त आपको तारीख याद है बेटा 2019 को जो 370 नंबर की धारा थी संविधान में 370 का आपको वर्णन किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा कि भारतीय संविधान में 370 के अंतर्गत ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब आप इसके पीछे की कहानी ये भी जानते हो कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। वहाँ एक रियासत थी, है ना, जम्मू कश्मीर रियासत। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद वहाँ मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसे मिलना पड़ा, ठीक है। तो जब 5 अगस्त 2019 को इसे विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। तो पहले एक प्रश्न होता है कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या था बेटा समझना इसमें कि यहाँ पर आपको विशेष राज्य का दर्जा तो है, साथ में इसकी विधानसभा भी है। और ये जो विधानसभा है बेटा, ये विधानसभा 6 वर्षों की, कितने वर्षों की 6 वर्षों की। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है इसमें द्विसदन है। कितने सदन है 2 सदन। संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है सदन वाला अर्थात संसद का। तो संसद तो हमारी है, तो ये संसद के कितने अंग है 3 है, एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये संसद के सदन 2 हैं, एक है लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही सदन राज्य में भी होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर जो था जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी, ठीक है। लेकिन भारत में विधान सभा है, मतलब कि जो आपकी राज्यसभा है, और एक केंद्र में जो कहते हैं लोकसभा, जिसमें हम संसद कौन जाते हैं हमारे भारत में, हमारे प्रत्यक्ष निर्वाचन होकर संसद के रूप में जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष राज्य दर्जा देने के कारण 370 के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार की संचार व्यवस्था, ठीक है, संचार व्यवस्था के बारे में, रक्षा के बारे में, मतलब आर्मी के बारे में, और भी परिवहन है, विदेशी निर्णय है, इन सब के मामले में जम्मू कश्मीर को हम का साथ मिलता था। बाकी सभी के सभी निर्णय वहाँ की स्वयं की सरकार लेती, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अलग होने के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को फिर से हमने क्या दे दिया, जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा दी और लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं दी। यहाँ पर ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, आपके केंद्र सरकार से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रश्न यही होते हैं बेटा कि अंतिम प्रश्न देखिए, अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि गोवा को, अब यहाँ पर फ्रांस का हुआ, अब 1961 में गोवा, आप जानते हैं कि गोवा को 18 दिसंबर के लगभग में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली, ठीक है। इसमें हस्ताक्षर हुए, भारत और पुर्तगाल के बीच में हस्ताक्षर हुए और गोवा को खाली कर दिया गया। इसे पहले यूनियन टेरिटरी बनाया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और मैंने आपको बताया है कि 1975 के लगभग में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और ये कहा गया, मैंने बताया आपको कि ये 25वां राज्य के रूप में हमने इसको बनाया। गोवा को कौन सा राज्य बनाया, 25वां। फिर उसके बाद नए राज्यों का गठन की बात आ गई। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो वो वर्ष 2000 में गठित राज्यों से पूछे जाते हैं। कब में, 2000 में गठित। अब 2000 में 3 तारीख आपको याद रखना है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और एक 15 नवंबर।
ठीक है, इनको प्रश्न पूछा जाना है। अब 1 नवंबर को आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर विभाजित होकर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य। अब ये छत्तीसगढ़ जो है, ये छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? तो 26वां राज्य बना। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश। क्लियर है। अब अगला जो है क्या बताया आपको? एक तो झारखंड आपको याद रखना। अब ये झारखंड क्या बेटा? हाँ, झारखंड नीचे आएगा, ये उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड और यहाँ पर आएगा झारखंड, ठीक है। ये जो उत्तराखंड है ये कब आया? तो ये 27वां है और 28वां आपका झारखंड, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है 2 जून 2014। अब 29वां राज्य के रूप में आपको आया क्या? तेलंगाना। अब देखो बेटा, ये तेलंगाना राज्य की मांग आज से ही नहीं हो रही थी, तेलंगाना राज्य की मांग पहले से थी, क्योंकि ये स्वयं तेलुगु भाषी राज्य, ठीक है, तेलुगु भाषा। अब आप जानते हैं कि आपका 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्लियर है, प्रश्न पूछा ही जाता है ये। तो उस आंध्र प्रदेश से अलग कर फिर पुनः तेलंगाना को एक तेलुगु भाषी राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया, ठीक है। ये मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी। जैसे छत्तीसगढ़ की मांग 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया, उसी के बाद से छत्तीसगढ़ की मांग चले आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उस सेंट्रल प्रोविंस जो हम कहते थे सीपी एंड बरार, जिसमें हमने पार्ट ए में जिसे शामिल किया था, वो पार्ट ए के 17 हिंदी भाषी जिले जो वर्तमान में अभी कहां पर है, वो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। हिंदी भाषी जिले जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो वो उसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की मांग तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन संसद ने इस बार अप्रूवल आपको वर्ष 1998 के बाद में शुरू किया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ बेटा, गठन नहीं हुआ। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो देखिए, आपको कोई भी एग्जाम हो, पीएससी प्री हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, अभी जस्ट जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न आए हैं और यहाँ से प्रश्न आए हैं। संविधान से प्रश्न, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न होगा। तो 2 जून 2014। अब ये राज्य कौन सा है? अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 29 राज्यों में वर्णन क्या होगा कि अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किसमें है बेटा? अनुच्छेद 1 से 4। और ये कौन से भाग में है? भाग 1 में है, ठीक है, भाग 1 में है। आपको ये समझना है, प्रश्न यहाँ से आएगा, तय है क्या आएगा कि राज्य मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आपको ये भी प्रश्न आएगा कि राज्यों से ही है, पहला नंबर का अनुच्छेद और पहली अनुसूची, पहला भाग आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। एग्जाम में पूछेंगे तो क्या बताना है कि आपका भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और उसमें शामिल कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4, ठीक है। अब इनमें ये कह रहा है, अनुच्छेद 1 ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? मैं राज्य पुनर्गठन के साथ में इसको जोड़ रहा हूँ, ये अलग भाग है लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ ताकि आपको बन जाए क्या कि भाग 1 अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया, यही बात वो कह रहा है क्या? राज्यों का संघ होगा। देखो बेटा, आपको एक चीज याद रखना है कि यूएसएस, आपने नाम सुना होगा यूएसएस, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसा अपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये एक संघ है, इसमें 50 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया है, यूनाइटेड किया उन्होंने, ठीक है।
ये संघ इनको आजादी है। इनका अलग अलग संविधान है, प्रत्येक राज्यों के लिए अलग सरकारें हैं, प्रत्येक राज्यों के लिए अलग संविधान है। चाहे तो वो हट सकती हैं, चाहे तो वह उसके साथ जुड़ी रह सकती हैं। लेकिन भारत के साथ में ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। एक बार इस संघ में जो शामिल हो गए तो वो शामिल ही रहेंगे, अब इससे पृथक नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जो आपका यूएसए है उसके प्रत्येक राज्यों की अलग अलग झंडे हैं। राष्ट्र का प्रतीक जो झंडा होता है वो अलग अलग राज्यों के, अमेरिका का एक अलग है। आपने देखा होगा अमेरिका के झंडे में 50 सितारे हैं, कभी गिनती करिएगा, वो 50 सितारे हैं, 50 स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है जी। हाँ ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारा पहला अनुच्छेद यही कहता है, भारत अर्थात इंडिया। अब आपके पास प्रश्न है कि भारत का नाम कितना है, तो इसे भारत हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब केवल 2 ही नाम है भारत के, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त के नाम से तो भारत को हम प्राचीन काल से जानते हैं। अब प्राचीन काल से आर्यावर्त इसलिए जानते हैं क्योंकि पहले आगमन आर्यों का हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बाद। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा कि श्रेष्ठ लोग यहाँ पर निवास करते थे और हमारी सभ्यता आर्य सभ्यता के बाद आई है। वैदिक सभ्यता को हम प्रधानता देते हैं, इसलिए हमारे भारत का नाम क्या रखा, आर्यावर्त, जहाँ आर्यों का निवास है। ठीक है, हिंदुस्तान, ये हिंदू जो आपके सिंधु से हिंदू बना, सिंधु नदी, इंडस नदी जिससे, और उसके बाद में हिंदू और हिंदू लोगों के निवास स्थान को हिंदुस्तान कहेंगे। ठीक है, अब हम प्राचीन काल में पढ़ते आते हैं कि जो जम्मू द्वीप है अर्थात उस भारत को जम्मू द्वीप का नाम दिया। ठीक है, इसी में एक भारत भी आया और इसी में राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। अंग्रेजों ने इन्हें इंडस नदी के कारण इंडिया कहा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 1 भाग 1 और 1 से 4 तक ये कह रहे हैं कि संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं। राज्य संसद को यह भी अधिकार है कि नए नाम परिवर्तन करके नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब जैसे देखो, नए राज्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बन गया, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इसे विभाजित करके 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को बनाया। तो भैया क्या किया यहाँ पे, सीमा में परिवर्तन कर दिया, मध्य प्रदेश की सीमा को क्या किया, कम कर दिया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि अभी यहाँ देखो 2 जून क्या बोल रहे हैं, 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में बना। प्रश्न बहुत सरल है, आपको बन जाएगा। ठीक, तो क्या किया उन्होंने, आंध्र प्रदेश की सीमा को, जबकि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है पूरे भारत का, पहला राज्य अगर की डिसाइड किया गया जिसकी सीमा निर्धारित की, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे फिर हमने बताया आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर को अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो सीधे अधिकार किसे है, ये अधिकार संसद को है। और आप सभी जानते हैं कि भारत की अभी सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें उनका लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लगभग 303 से अधिक उनका सीटें आई है लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनका अच्छा बहुमत है। तो इस वजह से उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको अनुच्छेद 1 और 4 भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न बनेंगे, आपको ये ध्यान रखना। अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपकी नागरिकता से संबंधित। ठीक है, भाग 2 से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मैंने जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बता दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपकी नागरिकता से। भाग 2 समझिएगा, भाग 2 क्या बोलता है, नागरिकता। मेरा पहला प्रश्न आप सभी बच्चों से है कि नागरिक क्या होते हैं। नागरिकता बाद में देखेंगे, पहला प्रश्न आप लोगों से है कि नागरिकता होती क्या है या नागरिक क्या होते हैं। चलिए मुझे बताइए, परिभाषा दीजिए आपकी सरल शब्दों में कि नागरिक क्या होते हैं, बताओ। नागरिक वे होते हैं किसी भी देश के वे जन या व्यक्ति जिन्हें उस देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक,
बौद्धिक रूप से समान रूप से अधिकार प्राप्त। ठीक है, अब मैं मान लो कि मैं भारत में रहता हूं, तो मुझे भारत के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से क्या है, मुझे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आर्थिक रूप से मैं किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता हूँ, सामाजिक रूप से मैं किसी भी समाज में रह सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ, मुझे वहां पे सम्मान मिलेगा। ठीक है, न्यायिक रूप से अर्थात यदि मेरे साथ किसी उच्च वर्ग ने, निम्न वर्ग ने या मेरे किसी साथी ने मेरे साथ अन्याय किया है, गलत किया है, तो उस स्थिति में वहां मुझे क्या दे सकता है, सम्मान मिल सकता है या मुझे न्याय मिल सकता है। तो एक तरह से बौद्धिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमें अधिकार। अब राजनीतिक रूप से कैसा अधिकार कि जैसे प्रत्येक 5 वर्षों में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी न किसी राज्यों में लोकसभा, विधानसभा हमें चुनाव होता है। अभी स्थानीय निकाय के लिए पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें मुझे वोट देने का अधिकार मिल सकता है, मिला है। 18 वर्ष की आयु के पश्चात हमें वोट देने का अधिकार मिला। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होता है, प्रश्न क्या होता है कि भारत में पहले वोटिंग की जो है बेटा आयु ज्यादा थी। वोट वही व्यक्ति दे सकता था जिसकी आयु 21 वर्ष। लेकिन संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया। मैंने आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई थी, एक बार देख लो कि संविधान में संशोधन जो होता है बेटा, इसको समझ लेना। संविधान में संशोधन, अब ये संशोधन की प्रोसेस को आप समझो बेटा। इतना सा है कि हमने एक स्रोत है, या हम जानते हैं कि अनुच्छेद क्या है हमारा, 368 नाम का आर्टिकल। इस 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। ये मुझे जहां तक याद है, मैं आपको बताऊं, ये भाग 20 में आता है। ठीक है, इसके अंदर अब ये स्रोत, ये भी प्रश्न होता है स्रोत क्या है इसका, ये कहां से लिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका कहां पर है बेटा, तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के भी दक्षिण में। ये वही स्थान है जहां पर गांधी जी गए थे, और गांधी जी ने यहाँ पर अपना सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। गोरे काले का भेद नहीं, उन्होंने गोरों के खिलाफ वहां पर रंग भेद की नीति को हटाने के लिए किया। ठीक है, और गांधी जी फिर वहां से कुछ सीखकर सत्याग्रह का प्रयोग करके भारत आए, और भारत में भी उन्होंने सत्याग्रह करना आरंभ किया अहिंसा के रूप में। चलिए, तो हमारा वहां से ही हमने क्या लिया, आपके यहाँ दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो समय समय पर संविधान में परिवर्तन होते रहा, नागरिकता के लिए भी परिवर्तन हुआ। लेकिन भारत में नागरिकता अधिनियम जो है 1956 में आया, 1955 में उसमें संशोधन होकर बस अभी 2019 तक के भी एक बार नागरिकता में संशोधन हुआ। तो आपको मैंने नागरिकता से संबंधित प्रश्न बता दिए। मैं आपको अब क्या बताता हूं कि नागरिकता है क्या, नागरिक है क्या। पहली बात तो हमारे देश की नागरिकता की प्रकृति को समझो। प्रकृति कैसी, हमारा देश नागरिकता, नागरिक कैसे नागरिक, हमारे देश में अधिकार है। सबसे पहले आप ये जानते हो कि आप पर शासन किया था ब्रिटेन ने, किया था, बताइए। आप पर शासन लगभग 200 वर्षों तक शासन किसने किया, ब्रिटेन ने किया। हम ब्रिटेन से ही बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो इस ब्रिटेन में क्या है, नागरिकता को लेकर एकल नागरिकता के बारे में बताया। एकल नागरिकता, देखिए भारतीय संविधान में हमने जितने भी, भारत इतना बड़ा विशाल संविधान का निर्माण किया, 395 अनुच्छेद बनाए, और भी हमने कई 22 भाग किए, 12 अनुसूची का बनाई। तो हमने ये क्या किया बेटा, हमने विश्व स्तर पर जो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे संविधान हैं, उनको उठाया, उनसे कुछ ना कुछ जो भी हमें मौलिक अधिकार है, नागरिकता है, जो हमें उसका भाग को शामिल करना है हमारे संविधान में, उसमें कुछ संशोधन करके, उसमें कुछ सुधार करके हमें भारतीयों के अनुसार उसको बदल दिया, और उसे हमने भारत में शामिल कर दिया। मैंने आपको बताया था कि संविधान निर्माण करने में प्रारूप समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आपने बताया था, मैंने इसको ये बताया था कि 29 अगस्त 1946 या 7 बेटा, ठीक है, आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया, इसके अध्यक्ष के रूप में
बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पर इसके अध्यक्ष बना। इसे मसूदा समिति भी कहते हैं या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। क्या? ड्राफ्ट मसूदा। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जी, 7 सदस्यीय दल था ये, आपको ये समझना है। तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, अर्थात एक राष्ट्र होगा। देखिए राष्ट्र की संरचना कैसी होती है, अभी हमारे राष्ट्र की संरचना देखो, पहले तो हमारे पास में क्या है बेटा, राष्ट्र है, ठीक है, वो क्या है, भारत के रूप में। फिर हमारे पास में वर्तमान में राज्य है, ठीक है। अब राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये 28 राज्य, मैं एक संरचना बना रहा हूं अपने देश की। अब इन प्रत्येक राज्यों में क्या है, प्रत्येक राज्यों में जिले हैं, जिलों में तहसील, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ गए, जिले। अब इस जिले के बाद में आ गई प्रत्येक, मतलब यहाँ पर जिले संभाग बनेंगे। संभाग छोड़कर हम देखते हैं तहसील। तहसील से हम ब्लॉक में आ रहे हैं, मंडल में आ रहे हैं, यानी कि या तो फिर जनपद में आ रहे होंगे। तहसील से हम जनपद जाएंगे और जनपद से हम ग्राम वाले क्षेत्र में आएंगे। कुल मिला के हम पंचायत जिसको हम कह सकते हैं। तो ये समझना, तो हमारी संरचना कैसी है, अलग अलग है। राष्ट्र भी है, राज्य भी है, जिले भी है, संभाग भी है, तहसील भी है, ग्राम भी है, जनपद भी। अब नागरिकता केवल एक ही दी जाए। अगर हम दोहरी नागरिकता दे देते हैं तो फिर हमारे केंद्र की भी एक नागरिकता होगी। मैंने यहाँ पर राष्ट्र का संबंध किससे, भारत का संबंध किससे, ये केंद्र से। थोड़ा सा हम और इसे तोड़कर समझ रहे हैं। क्या राष्ट्र यहाँ पर हो रहा है, केंद्र यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो केंद्र की, तो भारत में ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता ली। अब वो नागरिकता कैसी ली, एकल नागरिकता, कि जो संपूर्ण राष्ट्र है, ये ग्राम, ग्राम से जनपद, तहसील, जिले, राज्य और राष्ट्र, तो इस राष्ट्र की एक ही नागरिकता है। मतलब कि एक नागरिकता को लेकर जो भी भारत का नागरिक होगा उसकी नागरिकता कैसी होगी, एकल नागरिकता। ये सिटीजनशिप जो होगी वो कैसी होगी बेटा, एकल होगी। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये संविधान का निर्माण हुआ तो उन्होंने एकल नागरिकता तो ली, लेकिन क्या कहा, उसी में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य का निर्माण हो चुका। कब हुआ और नागरिकता कब आई, तो जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से हमने शामिल किया। इसको मैं आपको बताया, वर्ष 1948 में इसको शामिल किया। 26 अक्टूबर वर्ष 1948, डेट याद रखना जहां तक के वर्ष 1948 में, ठीक है। तो इस समय क्या कर लिया बेटा, इसको रख तो लिया, लेकिन कहा गया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, हमारे लिए विशेष उपबंध करने होंगे, ठीक है। हमारे लिए विशेष उपबंध करने होंगे, तो किए क्या दिया इनको, आर्टिकल बताइए 370 दिया गया था, अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता को दोहरी नागरिकता कर दी। समझना बेटा, दोहरी नागरिकता कर दी, अर्थात मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इस अमेरिका में 50 राज्य है और ये यूनियन किसका है, अमेरिका है। अब इनके 50 राज्यों में कुछ नाम है, जैसे कि कैलिफोर्निया है, जैसे कि आपके न्यूयॉर्क है, ऐसे कई नाम होंगे बेटा, है ना, बोस्टन है। तो वे राज्यों की अलग नागरिकता है, अर्थात जैसे समझना, ये राष्ट्र है, भारत देश है, उसकी एक नागरिकता हमारे पास होती है। हम मध्य प्रदेश के निवासी और मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग से होती है, ठीक है। मतलब हमसे ये पूछा जाता, हम उत्तर प्रदेश में जाते तो भैया तुम किस देश के नागरिक हो, भैया भारत के हो, तो किस राज्य के हो, तो आपको फिर बताना होता कि भैया हम मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं। अर्थात हमारे लिए थोड़ा सा अंतर होता है और वही दोहरी नागरिकता होती, जो आपने लास्ट टाइम देखा कि जम्मू कश्मीर की दोहरी, जैसे यूएसए की में प्रत्येक 50 राज्यों की अलग अलग नागरिकता है और एक संयुक्त रूप से यूएसए की नागरिकता है, ऐसे ही हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता है और भारत की अलग नागरिकता है, ठीक, सेम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता रही,
ठीक है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को 370 जब हटाई गई धारा, तो ये दोहरी नागरिकता क्या होगी बेटा, समाप्त होगी, अर्थात एकल नागरिकता होगी। इस दोहरी नागरिकता के कारण होता क्या था कि हम जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर निवास नहीं कर सकते थे। देखिए, जुड़े होती है नागरिकता से और उसके प्रावधानों में कि आप सभी जानते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार, मूल अधिकार। इसके बाद जो टॉपिक आता है भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे पास 6 है, लेकिन मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक, जिनमें हमने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। तो अभी क्या प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर का एक समानता स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमको क्या दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया तो है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने अनुसार बोल सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, निवास कर सकता है, अपनी इच्छा से व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा, आपके इस मध्य प्रदेश, आपके इस छोटे से जिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से आकर कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते होते हैं, ठीक है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, राजस्थान या हरियाणा से आकर जलेबी बना के आपको खिलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उन्हें हम किसी प्रकार से रोकते हैं क्या, नहीं, वो तो हमारे राज्य के नहीं, लेकिन हमें आज़ादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है कि आप किसी भी राज्य में जाकर बसकर आप व्यवसाय कर सकते, निवास कर सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, वहाँ का मूल निवासी बन सकते हो, ठीक है, ये कंडीशन थी। लेकिन ऐसा होता नहीं था कहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो ये था कि एक राज्य बना दिया तो बन गया, उसमें हम लोग जाकर घूम सकते थे, कुछ दिन घूम सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते थे, लेकिन हम वहाँ का मूल अधिकारी नहीं हो सकते, जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते। लेकिन आर्टिकल 370 हटी, दुर्घटना हटी, कौन सी, आपकी दोहरी नागरिकता की, और दोहरी नागरिकता हटने पर संपूर्ण भारत में अब क्या हुआ, संपूर्ण राष्ट्र में अब एकल नागरिकता है। इतना मैंने आपको समझाया। आगे अगर हम देख रहे हैं कि ये नागरिकता के बारे में, तो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 5 से 11 में, संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में दोहरी आपकी नागरिकता का वर्णन है। अब ये नागरिकता क्यों बेटा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, बंटवारे में ये कहा गया कि जिन्हें भारत के साथ रहना है वे भारत में रहना लगे, जिन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या उनके साथ जाना है तो पाकिस्तान जाए। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया जब देश का बंटवारा हुआ, नागरिकता आई, तो किस से किस अनुच्छेद के बीच में हमें नागरिकता दी। अब आप ये सोचिए ना कि हमने संविधान में सबसे पहले नागरिकता क्यों दी। भाई हम पहले मौलिक अधिकार दे सकते थे, संसद दे सकते थे, पर हमने नागरिकता क्यों दी, क्योंकि भैया हमें पहले डिसाइड तो करनी है कि ये संविधान किसके लिए बनाया गया है। ये संविधान उसके लिए बनाया है ना जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसी के लिए ये संविधान। ओके, तो आपको यहाँ से प्रश्न याद रखने क्या कि भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 एकल नागरिकता स्रोत के रूप में आपका, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं तो इसमें इतना समझना है कि नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता क्या है। अब क्या हो रहा है बेटा कि नागरिकता से संबंधित प्रश्न है कि नागरिकता मिलती कैसे, नागरिक है कौन, नागरिकता प्राप्त होती है, नागरिकता छूट भी जाती है। देखो हम भारत देश के निवासी हैं तो हमारे पास नागरिकता कैसी होगी, भारत की नागरिकता होगी, अर्थात हमारे संविधान में कहा कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। ओके, तो देखो नागरिकता जो है ग्रहण कैसे होगी। आपको नागरिकता का 2 चीज होगी, एक होती है ग्रहण और एक होती है त्याग। अब त्यागेंगे कैसे भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, गुस्से में आकर लोग कह देते हैं कि मैं इस देश में नहीं रहूं, दूसरे देश में चला जाऊं, विदेश में रहूं।
कभी कभी इच्छा हो जाती है आप लोगों की, त्रस्त हो जाते हैं, सरकार से त्रस्त हो जाते हैं, सरकार की अवहेलना करते हो, सरकार को कहते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। सरकार तो आती है बेटा, सरकार तो जाती है, आपको रुकना है, सरकार को नहीं। सरकार तो आप बनाते हो, जनता है ना। अच्छा, संविधान की संपूर्ण शक्ति किसमें नहीं है? जनता। ठीक है, लोकतंत्र किसके लिए है? जनता के लिए। लोकतंत्र जो है या जो संविधान जो है वो जनता के लिए है। और लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन देते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही आपके लोकतंत्र। हम करते हैं ना भाई, हम भी हमारे प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं संसद में बैठते हैं, वही हमारे लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने सुना ही है, अभी लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कृषि बिल से आंदोलन चल रहा है ना, कृषि बिल। अब ये कितना किसानों के लिए कारगर है, सही है, ये कितना किसानों के लिए नुकसानदायक है, ये अभी हमें पता नहीं चल रहा है। सिर्फ हमें नियम को पढ़कर पता चल रहा है। उनके जो लिखा गया है, कुछ किसानों के विरुद्ध भी लिखा गया है, कुछ किसानों के लिए लाभ भी लिखा है। ये कृषि बिल लाने के पीछे कारण इतना सा है कि वर्ष 2022 तक के हमारी सरकार, जो तत्कालीन सरकार है, उसे कृषि की आय जो है उसको दुगनी करना है। ठीक है, इसलिए ये कृषि बिल लाकर उन्होंने आय को दुगनी करने का प्रयास किया। लेकिन ये अभी तो आंदोलन चल रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या सुधार होगा। हो सकता है कि कृषि का भी इसमें सुधार हो सकता है, या फिर इस आंदोलन में फिर से वो जो अधिनियम आया है उसमें कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, ओके, तो याद रखना। अब ये अधिनियम ऐसे नहीं आया बेटा, ये अधिनियम अध्यादेश के रूप में भी आया। तो ये अध्यादेश क्या होते हैं, ठीक है, ये अधिनियम क्या होते हैं, बिल क्या होते हैं, ठीक है, आपको ये सब विधेयक क्या होते हैं, ये सब अभी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर समझना है कि आपके जो नागरिकता है उससे संबंधित प्रश्न यदि पूछा जाता है तो कैसे अर्जन किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। इसी ग्रहण को हम कह सकते हैं अर्जन। ठीक है, अर्जन मतलब कैसे अर्जित की जाएगी। तो सबसे पहले तो नागरिकता को अर्जित होगी तो वो उसके जन्म से होगी। अब देखिए, जन्म से होगी अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद। कब बेटा? 26 जनवरी 1950। क्यों बेटा? तो 26 जनवरी 1950 के बाद। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हम क्या बने? गणतंत्र। वैसे तो हमने कहा कि वर्ष 1947 को भारत को आज़ाद मिली, 15 अगस्त को आज़ादी मिली। उसके बाद लोगों को पाकिस्तान जाना था, लोगों को पाकिस्तान से आना था। तो भैया लिखा पढ़ी करने में, उसके वंश को लिखने में और सारी जानकारी लिखने में टाइम तो लगेगा। विस्थापन का दुख भी एक है, विभाजन का एक दुख है। ठीक है, तो वो सब चीज को मैनेज करना था। या जिनको आना था वो 1-2 साल में शिफ्ट होना था, वो हो गए। और कहा कि भारत का नागरिक वह होगा जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ जन्म के लिए कह रहा हूँ, अभी मैं वंश के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो भारत का जन्म में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद में, वह व्यक्ति भारत का नागरिक। फिर दूसरा आपका है वंशानुक्रम। पहला हो गया आपका जन्म से है, दूसरा वंशानुक्रम। वंशानुगत रूप से भी हमें क्या होगा बेटा? आपको क्या मिलेगी? नागरिकता। अब ये वंशानुगत क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, अनुवांशिक हम रोग कहते हैं, कभी कभी आप बायो में पढ़ते हैं, जेनेटिक। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे दादा परदादा, पापा जी यहाँ पर रह रहे हैं, इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, यानी कि 26 जनवरी के पश्चात या तो 26 जनवरी 1950 या तो उनका परिवार कोई यहाँ जन्मा है, या 26 जनवरी 1950 से वो रहते आ रहे हैं। अब मान लो किसी के दादा जो हैं वे 26 जनवरी 1950 से पहले दिन का जन्म हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? होगा ना, होगा। पर आजादी के बाद वो यही रहने लगा है, तो उसका कहना है कि वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनकी नागरिकता भी कैसी होगी? आपकी भारत की नागरिकता होगी। दूसरी बेटा वो कह रहे हैं कि पंजीकरण। ठीक है,
तीसरी चौथी आपकी देशीकरण, और अंतिम जो है पांचवी आपकी अर्जन करेंगे या अर्जित भूभाग। जैसे ये पंजीकरण और देशीकरण में ये होता है बेटा कि इसमें आपको कुछ वर्षों तक के सरकार को क्या होना है, आवेदन देना होता है कि आप इस राष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, जिनमें हम कम से कम कहेंगे कि बेटा आपकी उनकी एक लिमिट होगी कि 4 से 5 वर्षों तक के आपको लगातार किसमें रहना है, भारत में रहना लगातार। 10 अब पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है, तो 10 वर्षों, कम से कम 10 वर्षों तक के क्या होना पड़ेगा आपको यहाँ पर निवास करना पड़ेगा, ठीक है। 7 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसे ये पंजीकरण और देशीकरण में होता है। मैं इसको बाद में, देशीकरण में ये होता है कि देश के अंतर्गत क्या किया जाएगा आपका कि किसी विदेशी को आवेदन देगा, किसी विदेशी यहाँ आएगा और वो आवेदन देगा कि मैं आपके राज्य में या आपके देश में निवास करना चाहता हूँ, तो उसको पहले तो अपने देश की नागरिकता जोड़ना होगा, ठीक है। फिर वो यहाँ आकर रहेगा तो कम से कम उसको 10 वर्षों तक के देश में रहना पड़ेगा, देश के विधि विधान को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो भी देशीकरण और पंजीकरण सेम ही होता है। पंजीकरण से 7 वर्षों में मिलती है, देशीकरण में कम से कम आपको 10 वर्ष रहना अनिवार्य है, ठीक है, तब आपको नागरिकता मिलती है। अब इस अर्जन भूभाग में अगर बात करूं तो इस अर्जन भूभाग में क्या हो रहा है बेटा कि अर्जन भूभाग में जैसे हमने क्या देखा था कि वर्ष 1950 की बात तो हम शुरू से कर रहे हैं कि वर्ष 1950 के बाद जिसका जन्म हुआ। अब भैया गोवा को आप जान रहे हैं और आप पांडिचेरी को जान रहे हैं, ये तो क्या है, ये तो गोवा पुर्तगाली है और पांडिचेरी आपकी फ्रांसीसी कॉलोनी है। तो इस गोवा पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से हमने क्या ली, वहां की जनता को ले लिया, ठीक, तो वो भारत की जनता होगी, हाँ होगी, क्योंकि हमने क्या किया, जिस भाग को हमने भारत के लिए का ले लिया या भारत में मिला लिया, भारत की अनुसूची 1 में मिला लिया, भारत के भाग 1 मतलब भाग 1 के अंतर्गत उसको समाविष्ट कर लिया, ठीक है, अनुच्छेद 1 में वर्णित राज्यों का संघ में उसे शामिल कर लिया, तो वहां के नागरिक क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। आपकी नई सरकार वर्ष 2015 में एक संशोधन किया और लगभग मुझे जहां तक याद है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन, और उस संविधान संशोधन में क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ स्थानों का बंटवारा हुआ, ठीक है, कुछ स्थानों का बंटवारा हुआ। यहाँ की जनता कुछ 14,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश को दिया गया, कुछ 5 से 7,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बांग्लादेश से भारत में लिया। तो जो क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिया तो वहाँ के निवासी बांग्लादेश के नागरिक हो गए, और जो बांग्लादेश के हैं, जो क्षेत्र हमने बांग्लादेश से लिया, पश्चिम बंगाल की सीमा पर ये स्थानांतरण हुआ, बंटवारा हुआ है, फिर से है ना, सीमा का निर्धारण हुआ है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र से पुनः लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया, तो वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नागरिक। अब अगर हम ग्रहण के अर्जन की बात कर रहे हैं, त्यागने की बात या समाप्ति की बात, तो पहली बात, यदि आपकी स्वयं की इच्छा हो ना हो, स्व इच्छा से आप हमारे देश की नागरिकता त्याग सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं जाएगा, आपको कोई टोका नहीं जाएगा, आपकी इच्छा है छोड़ दो, ठीक है। कई लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है, गुस्से में छोड़ देते हैं या फिर कैसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े लोग छोड़ते हैं, छोटे लोग नहीं छोड़ते। हम कहाँ जाएंगे, हमारे इस हिंदुस्तान से कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला तो आप स्वयं त्याग कर दो। दूसरा, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो और बताया नहीं गया हो तो भी आपको वहां नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। आपने यदि देशद्रोह कर लिया हो, किसी भी प्रकार का आपने क्या कर लिया हो, देशद्रोह कर लिया हो, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, आपका वो नागरिकता छोड़ना पड़ेगा, सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है। एक है त्यागने पर, स्वयं त्याग दे, एक है पर्यावसान पर, अर्थात दूसरे राष्ट्रों की क्या कर ली हो आपने, नागरिकता ग्रहण कर ली हो। तीसरा, राष्ट्र का द्रोह आपने कर लिया होगा, राष्ट्र द्रोह करने पर आपको ये नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो 2-3 चीजें आपको मैंने बताई ये नागरिकता से के लिए जरूरी है, त्यागने के लिए और ग्रहण करने के लिए। अब अगली अगर हम देखें
क्या नागरिकता 5 से 11 में दी गई है बेटा, किस अनुच्छेद में दी गई है? 5 से 11। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि नागरिकता किस अनुच्छेद में क्या क्या दी गई है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 5 से 11 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात कि नागरिकता में संशोधन का अधिकार, नागरिकता में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। कई संशोधन में अभी आपकी नागरिकता में कई संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक? प्रश्न यहाँ से बनते हैं। किसको अधिकार है नागरिकता में संशोधन का? संसद। ध्यान रखेंगे, देखिए संसद को सभी अधिकार दिए गए। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संविधान में संवैधानिक संशोधन हो रहा है या नहीं, ये आपका कौन सर्वेक्षण करेगा? इसकी किसकी देखरेख में होगा? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान का संरक्षक है। देखो बेटा, एक एक प्रश्न जो भी मैं बोल रहा हूं वे संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना, ठीक है? तो संविधान में जो है संशोधन तो हो रहा है, कौन कर रहे हैं? संसद कर रही है, अधिनियम 368 के अंतर्गत कर रही है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से संविधान के मूल ढांचे, जो हमारी प्रस्तावना है बेटा, प्रस्तावना भी इसमें पढ़ी जाती है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, है ना, गणतंत्र, ऐसे बहुत बड़ी एक की प्रस्तावना है, पूछी जाती है। तो उसके अनुरूप हमारा संविधान है या नहीं? मूल ढांचे के विरुद्ध हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसका संरक्षण और उसका सर्वेक्षण कौन करता है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। एक प्रश्न है ये, याद रखना। तो नागरिकता में ये कहा गया बेटा आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि जो संविधान है उस संविधान के लागू होने पर, संविधान के लागू होने पर भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत देश में निवास करता है। क्या समझ पाए आपने? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो संविधान में क्या हो रहा है, जो वह व्यक्ति संविधान के लागू होने के पश्चात भारत का नागरिक हो रहा है जो इस भारतीय भूभाग में निवास करता है। आर्टिकल 6 यहाँ पर भारतीय भूभाग में संविधान लागू होने पर, संविधान प्रारंभ होने पर भारत में निवास करने वाला, भारत में निवास करने वाला। बेटा मैं जब इसको लिखवाऊंगा तो आपको और व्यवस्थित लिखवा दूंगा। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? देखिए अब हमारे पास में क्या हो रहा है, नागरिक कौन हो रहे हैं? नागरिक वे हो रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या पाकिस्तान से को भारत से जा रहे हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि इसमें क्या होगा, आपके वे नागरिक, कौन से नागरिक बेटा? वे नागरिक या वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से, पाक से प्रव्रजन करके भारत आए। समझना बेटा, मतलब आपने, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक फिल्म का गाना यूज किया था। गाना क्या है? गदर फिल्म आपने देखा होगा। मुसाफिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले, करे एक दूसरे को रब के हवाले। ये नाम सुना होगा, ये गाना सुना होगा, बहुत फेमस है बेटा। सन 2000 में के लगभग में आने वाली गदर फिल्म, गदर ये है ना सर, है ना? तो गदर द लव स्टोरी है ऐसा कुछ, हाँ गदर एक प्रेम कथा। तो ये बहुत फेमस है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे पर महिमा चौधरी और सन्नी देओल की फिल्म है, बहुत अच्छी है ना, ऐसे कुछ नाम, अमीर साहब बने। ओके, अब इतना ध्यान नहीं रहता, 2000 में आई थी। ओके, तो उसका एक गाना है ना, शायद उसी का गाना है। तो क्या है, मैंने उसमें बनाया कि आर्टिकल 6 में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से आने वाले, मुसाफिर आने वाले, ठीक है। तो आर्टिकल 6 क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत में जो लोग आए हैं वे भारत के नागरिक, उसका वर्णन इसमें आर्टिकल 6 के अंतर्गत किया। अब आर्टिकल 7 क्या कह रहा है बेटा? आर्टिकल 7 कह रहा है कि पाकिस्तान
को जाने वाले। अरे बेटा समझ रहे ना, पाकिस्तान को जाने वाले तो वही मुसाफिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले। तो आर्टिकल 6 व्यक्ति, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत लौट के आए हैं विभाजन के बाद। 7 क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान को जा रहे हैं। बेटा ये जनरली आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न इनसे होगा नहीं ज्यादातर। एग्जाम में प्रश्न केवल आर्टिकल 5 से होगा, आर्टिकल 8 से होगा, आर्टिकल 9 से होगा और आर्टिकल 10 से होगा। सबसे समझना तो क्या है, आर्टिकल 5, 6, 7। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है बेटा, आपने सुना होगा NRI, अप्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। तो NRI के बारे में, भारत में जन्मे, NRI कौन होते हैं बेटा, जो भारत में जन्म लेते हैं और विदेश में निवास करते हैं। भारत में जन्मे और विदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंध किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं आर्टिकल 8। समझ पाए? आर्टिकल 8 क्या कह रहा है, NRI बनेगा, क्या बनेगा, NRI किस में है बेटा, विदेशी, भारतीय विदेशी, जो जिनका जन्म क्या हो रहा है, जिनका जन्म, लिख रहा हूं मैं, जिनका जन्म भारत में हुआ और क्या कर रहे हैं बेटा, वर्तमान में भी निवास कहाँ कर रहे हैं, विदेश में, विदेशों में निवास कर रहे हैं। तो वे क्या होंगे, NRI, अर्थात उसके लिए हमारे पास कोई उपबंध है, किस आर्टिकल है, तो आर्टिकल 8। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो अगला क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 8 है बेटा, तो आर्टिकल 9 है, किससे संबंधित है, इससे। अब NRI वो होते हैं जो भारतीय होते हैं, भारत की नागरिकता रखते हैं। ठीक है, वे जन्म तो भारत में लेते हैं लेकिन बाहर निवास कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आर्टिकल जो है, आर्टिकल 9 के अंतर्गत अपनी नागरिकता को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ठीक है, विदेश की नागरिकता, आपने यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है तो भारत सरकार या अन्य भारत सरकार द्वारा या उनको क्या होता है, नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारत सरकार या संसद, हमारे पास दो चीजें, भारत सरकार बोलेंगे या संसद, संसद मेन है। तो आर्टिकल 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे संसद क्या कर देती है, उसकी जो नागरिकता है उसको समाप्त। अब आर्टिकल आपको यहीं पर बता दूं कि 10 भी आर्टिकल है। जो आर्टिकल 10 है बेटा, ये 10 में कुछ नहीं है, 10 में परिभाषा है। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे कि सर परिभाषा तो आपको ऊपर देना चाहिए था, जो परिभाषा है वो कहाँ है, तो नागरिकता से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जो भी परिभाषा होगी वो आर्टिकल 10 में, और आर्टिकल 11 आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थात परिभाषा